नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के जानकार भी हैं। इनसे जानेंगे जिस तरीके से इस समय रशिया और यूक्रेन में जो है जंग जैसे हालात हैं, वहाँ पर इस समय दो धड़ों में जो दुनिया इस समय बढ़ गई है और आने वाले वक्त में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जैसे खतरे की बात भी की जा रही है। तो इनसे जानेंगे कि इस समय दुनिया भर में किस तरीके का खतरा है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में इस समय आमने सामने की जंग चल रही है और इस समय दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, क्या लगता है आपको कि इस समय किस तरीके के हालात हैं? देखिए, मैं आपका ध्यान अक्टूबर 1962 की तरफ ले जाना चाहूँगा, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। मेरी नज़र में आज जो यूक्रेन में हो रहा है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एक रेप्लिकेट है। उस वक्त जो है अमेरिका ने मिसाइल्स डिप्लॉय की थी ईस्ट यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के अंदर, और जवाब में देकर जो है अपना रशिया ने, उस वक्त की सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर मिसाइल डिप्लॉय करती थी, जो कि बिल्कुल अमेरिका को डायरेक्टली थ्रेट करती थी। वही हाल अभी भी है। देखिए, ये शो ऑफ फोर्स है। रशिया अपने आप को अभी एग्जर्ट करना चाहता है। रशिया बताना चाहता है कि मैं अब वैसा रशिया, क्योंकि जो पुतिन है वो बहुत ही नेशनलिस्टिक है। प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि रशिया अब भूल जाए कि जैसे यूएसए टूटा उसके बाद रशिया कमज़ोर हो गया था, अब वैसा नहीं है। मैंने रूस को तैयार किया है दोबारा एक सुपर पावर बनने के लिए। वो इस बात की जो है, इस बात को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक यूक्रेन का मामला है। यूक्रेन, रशिया जो है वो यूक्रेन को वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं जाने देगा। ये बात जो पुतिन ने तय कर रखी है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई की हालात में जाएंगे, क्योंकि अभी अभी पूरी दुनिया जो है वो कोविड के असर से निकल रही है। इकॉनमीज देशों की जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। प्रेसिडेंट पुतिन इसको अच्छी तरह समझते हैं। वो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन भी हैं, इसलिए वो हर कुछ करेंगे एक्सेप्ट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ वॉर। तो अभी जो हम सुबह खबर देख रहे थे उसमें उन्होंने कई एरियाज़ को जिस तरीके से इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया है अपने लेवल पर, और उसके बाद जो नाटो के जितने भी साथी हैं उन लोगों ने प्रतिबंध लगाने की भी बात की है कि भाई अब हम रशिया पे ये प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, अमेरिका लगाने जा रहा है, ब्रिटेन लगाने जा रहा है। तो उसका दुनिया भर में असर क्या होगा? देखिए, शो ऑफ फोर्स है, मैं यही कह रहा हूँ। एक ब्लॉक विच इज़ लेड बाई यूएसए और एक है रूस के साथ है चीन। ठीक है, ये ब्लॉक है अभी, इनमें अब शो ऑफ फोर्स ब्रिंकमैनशिप चल रही है। कौन पहले झुकेगा ये देखने वाला है। पहले कौन झुकेगा। सैंक्शंस की चेतावनी दी जा रही है। पुतिन कहते हैं मुझे सैंक्शंस की फिक्र नहीं है, क्योंकि चीन की बैक है उनके साथ, कुछ नहीं होगा, आप सैंक्शन लगा लीजिए। सबसे बड़ा नुकसान सैंक्शन लगाने से किसको होगा? यूरोपियन कंट्रीज़ को होगा। देखिए, यूरोप के अंदर जितनी भी गैस अभी आती है, और यूरोपियन इंडस्ट्री और यूरोपियन लिविंग्स जो हैं वो पूरी गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। कोल्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे घरों की हीटिंग के लिए गैस चाहिए होता है, वो पूरा रूस से आ रहा है, ब्लैक सी से। अगर रूस उसको रोक देगा तो कहाँ से आएगा? क्योंकि रूस से जो गैस उनको मिलती है, तो अमेरिका क्या चाहता है, जैसे बिजनेस इंटरेस्ट, अमेरिका चाहता है कि प्रतिबंध लगा के वहाँ से उनकी वो जो गैस भी सब बंद हो जाएगी और अब अमेरिका अपनी गैस वहाँ पर बेचेगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इस बात को नहीं मान रहे, क्योंकि अमेरिकन गैस जो है बहुत ज़्यादा कीमती है कंपेयर टू रशियन गैस। तो ये सारे इकोनॉमिक्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। इट्स इकोनॉमिक वॉरफेयर, इट इज़ ए वॉरफेयर फॉर, आई वुड से कंपटीशन फॉर स्टेटस, कौन बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी ये चलता रहेगा, लड़ाई नहीं होगी, हमको यकीन दिलाता हूं। इसमें भारत कहाँ पे अपने आप को देखता है? क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के पुराने फ्रेंडशिप टाइज भी हैं, उसके अलावा यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशन है। भारत नहीं चाहेगा कि इस समय मेरे दोनों देशों के साथ रिलेशन ख़राब हो, मगर आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कैसा भारत इस समय अपने आप को देख रहा है? देखिए, भारत के ना सिर्फ रूस या यूक्रेन, भारत के साथ अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, फ्रांस के साथ है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ अभी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो भारत के लिए कैच-22 सिचुएशन है। लेकिन बेस्ट कोर्स जो है इंडिया के लिए वो है न्यूट्रलिटी। भारत को न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, और न्यूट्रल रहकर ही भारत, और अगर इस मसले को हल करेगा कोई देश तो वो भारत ही होगा। भारत ही पहले पहल लेगा, क्योंकि दोनों धड़े जो हैं वो भारत की मानने के लिए तैयार हैं। तो भारत को न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि नेगोशिएशंस के साथ इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, जैसे कि अल्टीमेटली क्यूबन क्राइसिस को डिफ्यूज़ किया गया था।
मगर रशिया जिस तरीके से इस समय चाइना उसको साथ दे रहा है, तो क्या लगता है कि भारत, चाइना, रशिया, ये जो तीनों का आपस में गठजोड़ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत के लिए रशिया चीन को काबू रखने के लिए भी ज़रूरी है। भारत के जो रूस के साथ रिलेशनशिप हैं, भारत रूस के साथ रिलेशनशिप को चीन के साथ रिलेशनशिप को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, अगर अगर सैंक्शंस लगती हैं तो भारत कहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन हैं। नहीं, भारत आई डोंट थिंक सैंक्शंस को एक्सेप्ट करेगा। भारत सैंक्शंस के रजीम में नहीं आएगा। सैंक्शन जो है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ही जो है वो अमेरिका की बात मानेंगे। आप कह रहे हैं कि वॉर नहीं होगी, वॉर जैसी सिचुएशन अभी नहीं बनी है, पर आपको लगता है कि सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन वॉर नहीं होगी। वॉर नहीं होगी। अगर वॉर होती है तो हमारे देश पे उसका इकोनॉमिक असर क्या पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं इन देशों पर और बहुत ज़्यादा आयात भी होता है। देखिए, वॉर अगर होती है तो ना सिर्फ भारत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा। दुनिया की इकॉनमी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक दुनिया की इकॉनमी जो है कोविड के झटके से नहीं उभरी है, उभरने की कोशिश कर रही है। और अगर वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो टोटल इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड विल कोलैप्स, इट विल बी ए कैटास्ट्रॉफी। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता, ना अमेरिका लड़ाई चाहता है, ना यूरोपियन कंट्री लड़ाई चाहते हैं, ना ही रूस चाहता है, ना ही चीन चाहता है, क्योंकि चीन की जो भी इकॉनमी बढ़ रही है वो भी तहस नहस हो जाएगी। तो इसलिए कोई नहीं चाहता है। ये सिर्फ दिखावा है, जिसे मैं अंग्रेजी में ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, और एक इसे और कहते हैं शो ऑफ फोर्स है, कि आप इधर आए तो मैं इधर आ जाता हूँ। ये वो है। इसमें अभी यस, हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे मैंने पहले कहा कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी हालत में यूक्रेन को वेस्ट की तरफ नहीं जाने देंगे, वेस्ट यूरोप की तरफ नहीं जाने देंगे। तो अगर मजबूर होकर उनको, जैसे भी उन्होंने एक कदम लिया है, जो रिबेल्स हैं वहाँ पे ईस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर रिबेल्स को रिकग्नाइज करना मतलब ये है कि जैसे उन्होंने क्रीमिया में घुस के पहले क्रीमिया को आप कैप्चर कर लिया था, तो रिकॉग्नाइज कर दिया। अभी उन्होंने रिकग्नाइज किया है। सिर्फ रिकग्नाइज इसलिए किया है कि जो भी दबाव यूक्रेन के ऊपर डालना है इनके थ्रू डालेंगे, ताकि रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो। प्रॉक्सीज की तरह इनको दोनों जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो सर, अगर भारत इस समय अगर हम अपने नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, यहाँ पर भी इलेक्शंस चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में अब इलेक्शंस होने वाले हैं। कल ही आपने देखा होगा यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी, होम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कुछ ही महीनों में इलेक्शंस यहाँ पे कराए जाएंगे। तो क्या हालात आपको जम्मू कश्मीर में लगते हैं, क्या तब्दीली आपको लगती है, खासकर डीलिमिटेशन के बाद अभी जिस तरीके के ड्राफ्ट सामने आ रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या चेंजेस होने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर डीलिमिटेशन कमीशन जिस प्रकार अभी रिपोर्ट उन्होंने दिया और रिपोर्ट में चेंज नहीं करते, तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू को बहुत देर बाद, बहुत अरसे बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद अपना हक मिलेगा। जो हक 1948 से हमारा बनता था, 1951 से हमारा बनता था, जो हमें डिनाई किया गया था, वो हमें मिलेगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कर रही है। जो बैरियर था जम्मू और कश्मीर के बीच में, चाहे वो लिंग्विस्टिक बैरियर था, रिलीजियस बैरियर था, या फिर जोग्राफिकल बैरियर था पीर पंजाल का, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये जो अनंतनाग पुंछ कंस्टिट्यूंसी बनाकर। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर दोनों हिस्सों की एक टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ा कदम होगा। और यही तो सब चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि दोनों खित्ते पीसफुली रहें और दोनों खित्ते एक दूसरे को इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, और दोनों खित्ते जो हैं वो प्रॉस्पर हों एज वन यूनिट, एज वन एंटिटी। मगर जिस तरह का क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुंछ के साथ जिस तरह की शोपियान लगता है, अनंतनाग बहुत दूर है, तो वो जो डिफरेंस। नहीं, नाम अनंतनाग है। अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पहले भी थी। ये नहीं कि अनंतनाग बहुत दूर। अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ हिस्से जो हैं वो मिलाए गए हैं इसमें। शोपियाँ मुझे लगता है कि मिस हो गया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये ऑब्जर्वेशन दी है इलेक्शन कमीशन को कि कंटिन्यूटी है शोपियाँ की पुंछ के साथ, क्योंकि जो पीर गली से रास्ता जाता है वो शोपियाँ में खुलता है। इसलिए शोपियाँ की जो कंस्टिट्यूंसी है वो भी इसमें इस पार्लियामेंट्री सीट में शामिल होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर पूरा ध्यान देगी, और अगर वो मान जाते हैं इस बात को, और ये तो फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ को तो कितना आप इग्नोर कर सकते हो। मगर जब पुंछ राजौरी के लीडर से हमारी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि लैंग्वेज हमारी मिलती नहीं है, कल्चर हमारा मिलता नहीं है, और फिर यही भी तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यही बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप अपने अपने कल्चर, अपने अपनी लैंग्वेज में अगर रहेंगे तो स्टेट की इंटीग्रेशन कैसे होगी?
इसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम टोटल इंटीग्रेशन, अभी स्टेट की इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हुई है, पहले स्टेट के आपस में तो इंटीग्रेशन होनी चाहिए ना। तो ये इंटीग्रेशन चाहिए जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के बैरियर्स तोड़े जाएँ। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से 9 सीटें अब गुजर बकरवाल के लिए भी रिज़र्व की गई हैं, SC ST के लिए जो रिज़र्व हुई हैं, अब पहाड़ी इसकी डिमांड है, और रविंद्र रैना जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये भी शायद आने वाले दिनों में इस पर भी काम किया जाएगा। पहाड़ियों की जेन्युइन डिमांड है, उनकी डिमांड को कंसिडर किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व की हैं तो फिर आप देखिए ना, पहाड़ी तो ख़त्म ही हो गए। अगर आपने पूरी इस जम्मू पुंछ की सीटों को आपने रिजर्व कर दिया ST के लिए और पहाड़ियों को आपने इग्नोर कर दिया, तो पहाड़ी तो फिर पॉलिटिकली डिप्राइव हो गए ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एज ए बैलेंस और एक फेयर प्ले ग्राउंड चांस देने के लिए इनको भी ST का स्टेटस जो है वो देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके लिए थोड़े से रास्ते इजी हो रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस में अब 2 फाड़ हो गए हैं, 2 धड़े हो गए, आपस की लड़ाई है, तो उसका असर BJP पे होगा? ये पार्टियों के अंदरूनी मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में होती है। हम काम करते हैं, हम एक संगठन वाली पार्टी हैं। हम सिर्फ इलेक्शन के वक्त सामने नहीं आते लोगों के। हमारा संगठन जो है पूरा साल हर वक्त, आपने देखा कि हमारी मंडलों की मीटिंग होती रहती हैं, हमारे बूथ लेवल मीटिंग चलती रहती हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरा साल काम करते हैं, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 धड़े हो 3 धड़े हो, चाहे आपस में जो मर्जी हो इनका, ये सब दिखावा करते हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जम्मू कश्मीर के अंदर सबका, और वो है कि BJP को पावर से अलग रखा जाए। अगर यूपी में BJP मेजॉरिटी से सरकार बना लेती है तो क्या लगता है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ेगा? देखिए, यूपी में तो हम सरकार बनाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में क्या पड़ना है? जम्मू कश्मीर एक अलग खित्ता है, यूपी एक अलग खित्ता है। यहाँ के अलग पॉलिटिक्स है, वहाँ के अलग पॉलिटिक्स है, यहाँ के इश्यूज़ अलग हैं, वहाँ के इश्यूज़ अलग हैं। तो इसलिए लोकल इश्यूज़ के ऊपर जो स्टेट इलेक्शन लड़े जाते हैं वो लोकल इशू पर लड़े जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के और यूपी के इलेक्शन इश्यूज़ के अंदर कोई कॉमनैलिटी है, एक्सेप्ट डेवलपमेंट, जो हमारा मुद्दा थ्रू आउट द कंट्री है, जिसके ऊपर हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, और डेवलपमेंट ही हमारा मेन मुद्दा होगा इस इलेक्शन के अंदर भी। सर, आप यूनिफॉर्म आपने बहुत सालों तक पहनी है, तो यूनिफॉर्म पहनने का अपना एक मज़ा होता है। तो आजकल जिस तरीके से जंग चल रही है यूनिफॉर्म को लेकर, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े लेवल पर देखती है। जिस तरीके का हिजाब जैसे इश्यूज सामने आते हैं, तो आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अब सही वक्त आ गया कि देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, एक टूल किट काम कर रही है। उस टूल किट का काम है भारत को डिवाइडेड रखना, भारत के अंदर यूनिटी नहीं होने देना, ताकि भारत डेवलप ना हो सके जिस टाइम पे हो, जिस स्पीड से हो रहा है। ये सब उसका है। रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत को बांटने के लिए, भारत की इकॉनमी को कमज़ोर करने के लिए। ये सारे मुद्दे उसी प्रकार उठाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी उन्होंने ये कहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा ही आएगा। वक्त की बात है कब आएगा, और उसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए इस प्रकार के इश्यूज़ जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लोगों के अंदर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। जैसा आपने खुद का यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, अब हमारे जो है यूनिफॉर्म आर्म फोर्सेस के अंदर ना आप दाढ़ी रख सकते हैं, ठीक है ना आप कह सकते हैं कि मुझे 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है, मेरे को रोज़ 5 टाइम ब्रेक दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर तो कोई कुछ नहीं होता है, वहाँ तो सब मानते हैं इस बात को। अगर दाढ़ी रखनी है वहाँ पर किसी नॉन सिख को, तो उसे तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जाती है, पर परमानेंट आप बियर्ड नहीं रख सकते हैं आर्मी के अंदर। इसी तरह से जो सिख्स हैं उनके लिए बाल काटने में सख्त मनाही है। अगर आप फौज के अंदर तो एज ए सिख आप बाल नहीं काट सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये यूनिफॉर्मिटी के लिए रखी गई हैं और यूनिफॉर्म की सैंक्टिटी के लिए रखी गई हैं, उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, जहाँ पे कि आप एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप जो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें उठा के बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ के अंदर किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में पत्थर डलवा रहे हैं। किस प्रकार की पॉलिटिक्स जो है आप भारत का भविष्य को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, और जिस तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज़ पर ये बात कर रहे थे, इनका कहना है कि दुनिया भर में इस समय जो दुनिया है वो दो धड़ों में बट रही है, खासकर रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे थे। इनका कहना है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात इस समय हो रही है। युद्ध जैसे हालात इस समय ज़रूर हैं, मगर इनका कहना है कि युद्ध नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिहाज से इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी, और जिस तरीके से डीलिमिटेशन ड्राफ्ट की बात की गई है, इन्होंने उसका स्वागत किया है। ज़रूर कुछ चेंजेस करने की मांग ज़रूर इसमें है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।